सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी भाषा की डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। अगली संक्षिप्त कहानी हमारे पास है अपना अपना भाग्य, जो कि कहानीकार जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है। बच्चों, इस अपना अपना भाग्य कहानी में एक ऐसे गरीब, असहाय और शोषित पहाड़ी बालक का चित्रांकन किया गया है जो कि परिवार की गरीबी से तंग आकर भाग करके नैनीताल आ जाता है, परंतु यहाँ आकर भी उसके दुखों का अंत नहीं होता। दुर्भाग्य, भूख तथा गरीबी के थपेड़ों के कारण वह बर्फ में ठिठुर कर एक दर्दनाक मौत पाने पर मजबूर है। लोगों की संवेदन शून्यता, कठोरता तथा स्वार्थ भावना का चित्रण करते हुए कहानीकार मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी बिंदु पर जाकर कहानी का अंत करता है। कहानी के उद्देश्य की बात करें तो इसमें आज के युग में व्याप्त जो स्वार्थपरकता, मनुष्यों की हृदयहीनता, संवेदन शून्यता तथा गरीबी का चित्रण करना है। कहानी एक मार्मिक बिंदु पर आकर समाप्त होती है और यह स्पष्ट करती है कि आज के लोगों में दयालुता तथा परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो गया है, जिसके कारण किसी मजबूर तथा दयनीय स्थिति से जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कारण मौज उड़ाते हैं, उन्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई भी सरोकार नहीं रहता है। तो आइए एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से इस कहानी को सुनें और इसके भावों को समझने का प्रयास करें। भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई की रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और फिर जरा सी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। 5-10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ तो मैंने खींच कर कहा, चलिए भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वो क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूरत हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दीख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। मित्र ने आवाज दी, ए! उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों से? बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ?
15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ, क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों यहाँ साथ आए। वह अब नहीं है, कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, ये लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब हैं। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वह 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर झटपट सोने चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपव में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होने ही वाले थे कि समाचार मिला। पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपने देखा और सुना कि अपना अपना भाग्य कहानी द्वारा लेखक ने हमें अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। प्रस्तुत कहानी का बालक केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि कोई उसकी भी मदद नहीं करता। यदि समय पर उस बालक की सहायता होती तो न केवल वह बालक जीवित रहता अपितु समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकता था। लेखक इस कहानी द्वारा यह भी संदेश दे रहे हैं कि समाज के निचले तबके की ओर
सभी की सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उसका निर्वाह भी किया जाना चाहिए। अपना अपना भाग्य कहकर जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस कहानी में आपने सुना और देखा कि एक गरीब लड़का जो कि अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर है, सहायता न मिलने पर अपनी जान गंवा बैठता है। इस कहानी में लेखक जैनेंद्र जी ने अमीरों के द्वारा गरीबों, उपेक्षित और निर्दयी व्यवहार को दर्शाया है। समाज के अमीर लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी उपेक्षित वर्ग की सहायता नहीं करते हैं। गरीबों के भाग्य को दोषी ठहराकर तथा उन्हें अपने भाग्य के सहारे छोड़कर वे अपने कर्तव्य को पूरा मान लेते हैं और अपने सामाजिक जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। अमीर वर्ग के मन में गरीब वर्ग के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है। अतः अपना अपना भाग्य शीर्षक को लेखक ने व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया है, जो कि कथा के अनुसार उचित एवं सार्थक भी है।